नमस्कार, मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। इन दिनों पहाड़ पर भूचाल है और भूचाल है सियासी। चुनाव के दिन आने वाले हैं और दोनों ही खेमों में, दो ही यहां पर खेमे हैं, बीजेपी या फिर कांग्रेस, दोनों खेमों में सरगर्मियां तेज हैं। लेकिन दोनों के हालात एक दूसरे से उलट हैं। एक तरफ जहां बीजेपी में एक अनार तो 100 बीमार वाली हालत है, यानी महज 5 सीटें मगर दावेदार न जाने कितने, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत यह है कि 5 अनार मगर 5 भी बीमार नहीं है। उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, उम्मीदवारों की तलाश चल रही है। जी, यह हालत है, क्योंकि जो पहली पंक्ति के ज्यादातर नेता थे वो तो विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने बीजेपी का रुख कर लिया। तो इस सब के बीच में अब कांग्रेस बीजेपी में सेंध लगाने की कोशिश में है, जिस तरह से बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के वक्त किया था। और इन सब के बीच सरगर्मियां तेज हैं। कभी खबर आ रही है कि खंडूरी साहब के सुपुत्र बीजेपी का रुख कर सकते हैं, तो कभी यह भी खबर आई कि सतपाल महाराज कांग्रेस का रुख कर सकते हैं, खंडूरी साहब के सुपुत्र कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। हालांकि सतपाल महाराज ने साफ तौर पे सामने आकर के खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि जो खबरें आ रही हैं वो गलत हैं, मैं बीजेपी में हूं, बीजेपी में रहूंगा। लेकिन यकीनन उत्तराखंड में इन दिनों जबरदस्त भूचाल है, दोनों दलों में सरगर्मियां हैं। कौन कहां से लड़ेगा चुनाव? क्या पुराने दिग्गज मैदान में रहेंगे? यह भी बड़ा सवाल है बीजेपी के सामने। क्या बीसी खंडूरी जो 75 पार कर चुके हैं, क्या भगत सिंह कोश्यारी जो 75 पार कर चुके हैं, क्या मैदान में रहेंगे? जो खबरें हैं कि उन दोनों ने मना कर दिया है कि इस बार चुनाव वो नहीं लड़ना चाहते। खंडूरी साहब अपनी सुपुत्री को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, कोश्यारी साहब अब माफी मांग रहे हैं, लेकिन पार्टी अभी पशोपेश में है, क्योंकि ऐसे दो ये नाम हैं जो जीत की गारंटी है इन दोनों सीटों पर। लेकिन क्या ये लड़ेंगे या इनके बदले इनके पुत्र को टिकट दिया जाएगा? बीसी खंडूरी अपनी बेटी के लिए टिकट मांग रहे हैं, लेकिन वहीं से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल कई महीनों से कैंपेनिंग कर रहे हैं यहां पर, तो क्या उनको टिकट दिया जाएगा? खबर यह भी है कि एडमिरल ओम प्रकाश राणा का नाम यहां पर सबसे आगे चल रहा है। अब इतने सारे दावेदार हैं पौड़ी में, और क्योंकि बीजेपी के लिए यह सबसे सुरक्षित सीट मानी जा रही है, मगर दूसरी तरफ हालत यह है कि कांग्रेस को यहां उम्मीदवार ढूंढे नहीं मिल रहा है। कांग्रेस उम्मीदवार की तलाश कर रही है। यही हाल कांग्रेस का टिहरी में भी है कि किस उम्मीदवार को उतारे मैदान में। हालांकि पौड़ी सीट पर कांग्रेस के कुछ दावेदार जरूर हैं, लेकिन वो अब तक प्रदेश स्तर की राजनीति करते रहे हैं। नैनीताल और हरिद्वार, यह भी बड़ा ही दिलचस्प है। कांग्रेस के महासचिव हरीश रावत हरिद्वार से आजमाना चाहते हैं अपना हाथ। इससे पहले नैनीताल में कोशिश कर रहे थे, लेकिन हरिद्वार में एसपी और बीएसपी का गठबंधन भी दस्तक दे रही है और दोनों का मिला जुला अच्छा खासा असर हो सकता है और मामला त्रिकोणीय यहां पर हो सकता है, बीजेपी, कांग्रेस और एसपी बीएसपी गठबंधन के बीच। तो ये वो मोटे तौर पर हालात हैं। दिलचस्प यह भी है कि 2014 में पांचों की पांचों सीटें बीजेपी की झोली में थी, जबकि 2009 में पांचों सीटें कांग्रेस की झोली में थी। इस बार क्या होगा, देख लीजिए एक रिपोर्ट, फिर बात करेंगे अपने मेहमानों से। इन दिनों पहाड़ पर सियासी भूचाल आया हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों में टिकटों को लेकर मारामारी है। फिलहाल उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीट पर बीजेपी काबिज है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी के किले में सेंधमारी करने के लिए हाथ पैर मार रही है। पूर्व मुख्यमंत्री और पौड़ी सीट से सांसद भुवन चंद्र खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिससे बीजेपी असहज नजर आ रही है। मुझे खंडूरी जी के बेटे के नाम का कोई पता नहीं है और सारा का सारा कांग्रेस का दुष्प्रचार है। कांग्रेस को कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ न कुछ कह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, माकूल जवाब दे देंगे। कांग्रेस के लोगों की तो हमारे पास लाइन लगी हुई है, अब हम गुण दोष के आधार पर ले रहे हैं। 5 सीट में पौड़ी बीजेपी की सबसे मजबूत सीट है।
लेकिन यहाँ 75 साल के पार जा चुके खंडूड़ी लड़ना नहीं चाहते। खबर है कि खंडूड़ी अपनी विधायक बेटी रितु खंडूड़ी को टिकट दिलाना चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल यहाँ कई महीनों से कैंपेनिंग कर रहे हैं, लिहाजा शौर्य का दावा भी मजबूत नजर आता है। वही खबर ये भी है कि पौड़ी सीट से एडमिरल ओम प्रकाश राणा का नाम सबसे आगे है। इतना ही नहीं, बीजेपी के कद्दावर नेता और प्रदेश सरकार में मंत्री सतपाल महाराज और हरक सिंह रावत जैसे बड़े नेताओं की निगाह भी इस सीट पर है। उत्तराखंड की पौड़ी और टिहरी 2 सीट पर कांग्रेस की हालत बहुत पतली दिख रही है। हैरानी की बात है कि इन दोनों सीट पर कांग्रेस को प्रत्याशी तक नहीं मिल रहे। फिलहाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह टिहरी के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से टिहरी की मौजूदा सांसद राजलक्ष्मी शाह को टिकट मिलना भी करीब करीब तय है। अब समझिए हरिद्वार सीट का गणित। यहाँ पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक मौजूदा सांसद हैं, लेकिन उनकी सीट पर रॉबिनहुड इमेज वाले खानपुर से बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन अपनी पत्नी को टिकट दिलाने के लिए फील्डिंग कर रहे हैं। वहीं पूर्व सीएम और कांग्रेस महासचिव हरीश रावत ने इस सीट की जंग और ज्यादा रोचक बना दी है। पहले नैनीताल पर नजर जमाए हरीश रावत अब हरिद्वार से ताल ठोकने को बेकरार नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ मामला त्रिकोणीय होने के आसार साफ हैं। दरअसल एसपी बीएसपी गठबंधन भी यहाँ मजबूती से अपनी पकड़ बनाए हुए है। सिर्फ यही नहीं, नैनीताल के भी मैदानी इलाकों में बीएसपी का अच्छा खासा वोट बैंक है। 5 सीटों में से एसपी सिर्फ 1 पर और बाकी 4 सीट पर बीएसपी लड़ेगी। अब बात करते हैं नैनीताल सीट की। यहाँ फिलहाल 75 पार के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी सांसद हैं, लेकिन कोश्यारी ने आलाकमान से गुजारिश की है कि अब वो चुनावी समर में उतरना नहीं चाहते। हालांकि अगर वो लड़ते हैं तो उनकी जीत भी करीब करीब तय है। उधर अल्मोड़ा सीट पर टमटा वर्सेस टमटा होने के आसार हैं। मौजूदा सांसद और केंद्र में मंत्री अजय टमटा को कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा टक्कर देने की तैयारी में है। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी 5 सीट को अपने पास बनाए रख पाती है या कांग्रेस उलटफेर करने में कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी गरिमा दसौनी प्रवक्ता कांग्रेस की मेरे साथ जुड़ी हुए हैं। जय सिंह रावत साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं और बीजेपी से विनय गोयल साहब मेरे साथ जुड़े हैं। स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में। नमस्कार। जय सिंह रावत जी, तो चुनौती इस बार बड़ी है कांग्रेस के लिए। यहां पर सबसे बड़ी एक तो ये कि वापसी चाहिए और दूसरे के उम्मीदवार नहीं मिल रहे। मैं ये सवाल सबसे पहले समझ लेता हूं गरिमा दसौनी जी से ही कि ये दोहरी चुनौती कांग्रेस के लिए कि वापसी भी करनी है और उम्मीदवार भी सबके सब बीजेपी के पास चले गए हैं पहले ही। क्या करेंगे? नहीं, बिल्कुल अजय जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि जो उम्मीदवार थे वो भाजपा के पास चले गए। नहीं, चारे की बात नहीं है। मैं ये कह रही हूं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास प्रत्याशियों का टोटा है या उम्मीदवारों का टोटा है। और आपकी रिपोर्ट से भी मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती कि इस समय लीडरशिप की कमी कांग्रेस पार्टी के अंदर जरूर है। अवसरवादी लोग अगर वहां चले भी गए हैं तो आपने देखा किस तरह का सिर्फ उटव्वल हो रहा है। एक सत्ताधारी दल का विधायक यानी कि प्रणव सिंह अपने ही दल के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान सांसद हरिद्वार से जो निशंक जी हैं उनके ऊपर ये तोहमत लगाते हैं कि 5 सालों में हरिद्वार का कोई विकास नहीं हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि भाजपा की अंदरूनी हालत क्या है। हाँ, लोकतंत्र भाजपा के अंदर नहीं है तो कई खबरें निकल कर आ जाती हैं, कहीं वहीं दबकर दम तोड़ देती हैं। मुझे एक चीज बता दीजिए, लेकिन जहां तक आप उम्मीदवार की बात कर रहे हैं, हमारी पैनल रिपोर्ट जिला अध्यक्षों ने सौंप दी है। जिला अध्यक्षों से पर्यवेक्षक पर पहुंची और पर्यवेक्षक हमारे 5 लोकसभा सीटों में अपना जनसंवाद और कार्यकर्ताओं से संवाद करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व को सौंप चुके हैं और प्रदेश नेतृत्व ने सीईसी को दे दिया है। तो और अब सीईसी निर्णय लेगी कि हमारे वहां से बीजेपी के नेताओं को वापस लाने में, तो ये कहना कि पहले आप ही के नेता थे, उनको वापस लाने में क्यों लगे हुए हैं? मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती जी। नहीं, तो बीजेपी के नेताओं को लाने में लगी हुई हैं आप। चलिए मैं पूछूंगा बिल्कुल नहीं, आप कहीं पर भी मेरे किसी नेता का ये बयान नहीं देख सकते। नहीं अजय जी, आप मेरे किसी भी नेता का बयान नहीं दिखा सकते मनीष खंडूरी हो, सतपाल महाराज या
हरक सिंह जी वापस आ रहे हैं। इसमें हरक से इसमें दाल में काला ये है अजय जी कि सतपाल महाराज को क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खंडन करने की जरूरत पड़ी? आप पहले तो मुझे ये बताइए, हमारे कौन से बड़े नेता ने प्रदेश के ये कहा था? बड़े तो छोड़िए, छोटे कार्यकर्ता या छोटे नेता ने किसने कह दिया था सतपाल महाराज आ रहा है? हमारे अच्छा ठीक है, तो गरिमा जी मुझे ये बता दीजिए, मैं पूछ लेता हूं, विनय गोयल साहब इसका जवाब देंगे। ये अपने आप में सवाल है जो आप उठा रही हैं कि उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करना पड़ा, लेकिन मैं आपकी बात से ये समझ लूं कि जिन जिन के नाम लिए जा रहे हैं, चाहे मनीष खंडूरी हो, चाहे सतपाल महाराज हो, चाहे हरक सिंह रावत हो, ये वापस भी आएंगे तो आप नहीं लेंगे इनको कांग्रेस में, क्योंकि ये सब अवसरवादी रहे, सबने आपको नहीं हमारे दगा दिया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हों चाहे हमारे प्रभारी जी हों, लगातार इस बात पर स्टैंड करते हैं कि हमारे दरवाजे खुले हैं। राजनीति में दरवाजे बंद करके लकीर खींच के राजनीति नहीं की जा सकती। और राजनीति में ये कहावत भी आपने तो सुनी यानी होगी कि देयर इज नो परमानेंट ये अवसरवादी थे जब चले गए, अब आएंगे हमेशा तो उनका उन अवसरवादियों का फिर से स्वागत है। चलिए विनय गोयल साहब, अरे क्या कर रहे हैं नहीं, आज जो परिदृश्य देश का बना हुआ है, लोग आजिज आ चुके हैं झूठ से, भाजपा के झूठ से, भाजपा के प्रधान सेवक के झूठ से, भाजपा के सभी दिग्गज। चलिए विनय गोयल जी जवाब दे आपकी बातों का। विनय गोयल जी आपके यहाँ हालत उलट है कांग्रेस से, एक अनार और 100 बीमार वाली हालत है। किसको कहां एडजस्ट करेंगे? सबको आपने भर तो लिया अपनी और कांग्रेस से भी ला करके, अब क्या होगा? देखिए अजय जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं आपको 2 साल पहले के परिदृश्य पे ले जाना चाहता हूं। जब उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे तो ये सवाल भी उस समय भी बहुत जोर शोर से उठाया जाता था कि साहब आपके अपने पुराने इतने लोग हैं, जितने लोग कांग्रेस से आपके साथ आ गए हैं कैसे समावेश करेंगे, आपके पास इतने लोग हैं, मुख्यमंत्री का चुनाव कैसे करेंगे, बहुत सारे सवाल थे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत परिवार की तरह से काम कर रही है। किसी एक परिवार के लिए काम नहीं, मजबूत परिवार की तरफ से है क्या? जनता पार्टी एक जिस प्रकार के उन्होंने काम किए हैं, मजबूत परिवार की तरफ से है क्या? क्योंकि आपके मनीष खंडूरी साहब रुख करने वाले हैं कांग्रेस का, सतपाल महाराज को सामने आकर कहना पड़ रहा है कि नहीं मैं नहीं जा रहा कहीं पर। आप एंकर बनने की कोशिश ना करें। जी नहीं, हाँ अजय भाई, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस एक प्रकार का भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है और ये भ्रम पूरे हर तरह से भ्रम फैलाकर ये इस लड़ाई में कूदना चाहते हैं, लेकिन इन्हें कहीं सफलता नहीं मिल रही। आपने एक सवाल किया था कि इनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। एक तरफ हमारे उम्रदराज नेता, चाहे वो श्रीमान BC खंडूरी जी हैं, चाहे हमारे भगत सिंह कोश्यारी जी हैं, जो कि सक्रिय भी हैं, स्वस्थ भी हैं, लेकिन उन्होंने अपनी उम्र का हवाला देते हुए कहा है कि मेरी जगह नए लोगों को आना चाहिए। दूसरी तरफ इनके, मैं पंजाब की मैं आपको बात बताना चाहता हूं कि 2-2 बार जिनकी ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है, ऐसे मनमोहन सिंह जी को ये रिक्वेस्ट करें कि प्लीज आप लड़ लीजिए, प्लीज आप लड़ लीजिए, तो अंतर समझ में आता है। तो ये सारी चीज समझने की आवश्यकता है। और कांग्रेस पर जिस प्रकार से परिवारवाद के कारण से जो पूरे देश का इन्होंने नुकसान किया, जय सिंह रावत जी, अब आप बता दीजिए मुझे, वो आज पूरी दुनिया में असर साफ दिखाई दे रहा है। पहाड़ की शांति भी सियासत ने लगता है भंग कर दी है। उत्तराखंड में जो उथल पुथल नजर आ रहा है, लगता है कि समय से पहले ही यहां पर मानसून का मौसम आ गया है, चुनावी मौसम। कैसी सियासत हो रही है ये? राजनीति गर्मा जाती है। देखिए यहाँ पर अब तक सिस्टम ये होता था, 2004 में यहाँ कांग्रेस की सरकार थी और लेकिन 5 में से 4 सीटें बीजेपी जीत गई थी। 2009 में यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में वो थी यूपीए की सरकार थी, लेकिन उस समय 5 के उधर 2009 में कांग्रेस के पक्ष में चला गया यहाँ का 5 की 5 सीटें। वही 2014 में वही स्थिति हुई, यहाँ कांग्रेस थी तो सारी 5 की 5 सीटें वहां चली गई। लेकिन इस वक्त अब ये नहीं, क्यों इस वक्त परिस्थितियां, तो इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती यही है बीजेपी के लिए कि बचाने की और सारी चीजें हैं, और कांग्रेस के लिए सेंध लगाने की, यही है सबसे बड़ी लड़ाई। हाँ बचाने की है, लेकिन बचाने
सारी चीजें हैं और कांग्रेस के लिए सेंध लगाने की, बचाने की और बड़ी लड़ाई। हाँ, बचाने यही है, सबसे होती यही है बीजेपी के लिए की है, लेकिन बचाने सारी चीजें हैं और कांग्रेस के लिए सेंध लगाने की बड़ी लड़ाई। हाँ, बचाने की और होती यही है बीजेपी के लिए की है, लेकिन बचाने सारी चीजें हैं और कांग्रेस के लिए सेंध लगाने की बड़ी लड़ाई। हाँ, बचाने की और यही है, सबसे होती यही है बीजेपी के लिए की है, लेकिन बचाने सारी चीजें हैं और कांग्रेस के लिए सेंध लगाने की बड़ी लड़ाई। हाँ, बचाने की और यही है, सबसे डेवलपमेट है सतपाल महाराज वाला। मुझे लगता है कि सतपाल महाराज तो खुद बीजेपी के कैंडिडेट हैं, दमदार कैंडिडेट हैं इसके लिए, पौड़ी कंस्टिट्यूएंसी से वहां तो वो भी संभावित एक प्रत्याशी है। तो ये कैसे बात आ गई बीजेपी? वही तो है कि पौड़ी में बीजेपी के लिए मुसीबत ये है कि वहां कई दावेदार हैं। वहां पर सौरभ जोभाल साहब वहां पहले से कैंपेन कर रहे हैं, उसके अलावा एडमिरल ओम प्रकाश राणा साहब हैं, एक और दावेदार हैं जिनका नाम रितु खंडूरी जी को लड़ाना चाह रहे हैं, अजय कोठियाल भी हैं वहां पर। और जी, तो ये मुसीबत है। लेकिन चलिए अब उम्मीदवारों पर तय करने दीजिए इन सबको कि क्या करना है, कौन क्या कर रहे हैं। लेकिन गरीब सॉरी, मुद्दा क्या है कांग्रेस के पास में? किस मुद्दे पर आप इस बार जनता को कहेंगे कि इनको हटाइए और हमें लाइए आप? आवाज आपकी। लेकिन इनके नेता हैं कि वो ओपन हार्ट सर्जरी के बाद भी चुनाव लड़ने के लिए आतुर हो रहे हैं, ये इनका बयान है। मैं बताना चाहती हूँ आज के अखबारों की सुर्खियां हैं कि रितु खंडूरी जो बीसी खंडूरी जी की सुपुत्री है, उन्होंने कहा है कि मेरे पिताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं, चुनाव लड़ सकते हैं। और कोश्यारी जी का कहीं भी आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, उन्होंने आपका चुनावी मुद्दा क्या है? तो केवल कांग्रेस किन मुद्दों पर घेरेगी बीजेपी को? मेरा देखिए, कांग्रेस पार्टी हर उस मुद्दे पर घेरेगी जिससे देश भी आजिज आ चुका है। नोटबंदी, जीएसटी का इन्होंने जो त्रुटिपूर्ण इंप्लीमेंटेशन किया, 36,000 किसानों ने इनके रेजीम में आत्महत्या करी, जिससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं रहा। और 18 साल के इतिहास में पहली बार 12 किसानों ने यहां पर भी आत्महत्या की है और व्यापारी ने यहां पर आत्महत्या की है। जीएसटी से आजिज आकर जिस तरह से त्रुटिपूर्ण इंप्लीमेंटेशन, मतलब जो राहुल गांधी बातें कह रहे हैं वही मुद्दा पौड़ी में भी है, गढ़वाल में भी है, वही मुद्दा पहाड़ में भी है। मैं आपको सारे मुद्दे वही हैं। रीसेंट खबर आपको लगता है ये मुद्दे चल जाएंगे? इतना शर्मनाक हमारे उत्तराखंड के लिए है कि हमारी उत्तराखंड सरकार को मेजबानी मिली थी नेशनल गेम्स की, उससे हाथ झाड़ लिया गया कि हम नेशनल गेम्स की मेजबानी नहीं कर पाएंगे। ऑल वेदर रोड का काम ठप पड़ा है, एनजीटी के साथ कोर्ट केस लड़ रही है सरकार। तो कहीं ना कहीं सरकार का निकम्मापन जग जाहिर होता है। 108 पर यहाँ तलवारें लटकी रहती है, जो कि जो कि रीढ़ की हड्डी है यहाँ की भौगोलिक विषमताओं को देखते हुए। जी ठीक है विनय गोयल, आप सुन रहे हैं? आपको इन मुद्दों का जवाब देना होगा क्योंकि 5 सीटें आपके पास है, आपके सामने अपने आप को बचाने की चुनौती है इस वक्त। नहीं, बेरोजगारी का इन्होंने क्या किया, किसान की आत्महत्या का क्या किया, काले धन को वापस लाने का वादा था, 2 करोड़ नौकरियों का वादा था, 15 जवाब ले लेते हैं। सारे वादे छोड़ दीजिए, लेकिन राम भगवान को ठगने का काम किया। श्री राम भगवान को तक सन 89 से इन्होंने तंबू में जनता हिसाब करेगी, जिसने जो किया होगा। जवाब विनय गोयल जी का। गरिमा जी सुन लीजिए, गरिमा जी समय समाप्त हो जाएगा, आपका भाषण हो जाता है, सवाल का जवाब दीजिए, भाषण नहीं। जी विनय गोयल जी। नहीं, आपने मुद्दे पूछे, मुद्दे तो इतने हैं अजय जी की सुबह से शाम हो जाए, मुद्दों की भरमार है। तो जवाब भी तो ले। ऐसा है अजय भाई कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो मुद्दे हैं, ये जो मुद्दे हैं, पिछले कई चुनाव लगातार इस पर लड़कर ये इस पर हार चुके हैं। जनता ने नकार दिया है, जनता ने नरेंद्र मोदी जी का साथ दिया है, सबका साथ तो सबका विकास पर मोहर लगाई है। आपको फिर से दे जनता, जिस तरह से देश की जनता, मैं
तीन बड़े राज्य हार गए बता रहा हूँ आपको, 3 बड़े राज्य, 5 राज्यों में सूपड़ा साफ हुआ है, जिसमें उन्हीं राज्यों के अगर आप एग्जिट पोल देख लें, किसकी बातें कर रहे हैं? उन्हीं राज्यों के आप एग्जिट पोल देख लें तो कांग्रेस का सफाया हो रहा है। उन्हीं राज्यों में फिर से कांग्रेस का सफाया हो रहा है। एग्जिट पोल है, जय सिंह रावत जी, होने दीजिए। हाँ, देखते रहिए। जय सिंह रावत जी, आप ये बता दीजिए, उसके बाद अगर इस बार के इस चुनाव में पहाड़ पर भी आपने देश ठप कर दिया, आपने देश को लूट लिया, देश को लूट लिया। आज जिस प्रकार से आपने देश को खोखला किया है, जनता आपका जवाब देना चाहती है। जिस प्रकार से जनता के संसाधनों को लूटा है आपने, जनता को एक तरह से बदहाल किया है, जनता आपसे जवाब मांगेगी और आपको जवाब इस चुनाव में मिल जाएगा। जितने वादे आपने किए उसका तो आपने जवाब ही नहीं दिया। क्या बिल्कुल हुआ 2 करोड़? आप देखिए, आप सब एक जगह करोड़ काम दस मिला लाख है, नौकरियां सब चली जगह गई काम हैं, मिला है, प्लीज। लोगों में विकास है। और आज आप देखिए, बोल रहे हो, चाय बनाओ बोल रहे हो, और आप कह रहे भेड़ चलाओ, आप कह रहे भेड़ चलाओ, आप कह रहे भेड़ चलाओ। बोलिए रावत जी, जय सिंह रावत जी, आप बताइए, आपकी नजर में पहाड़ के क्या मुद्दे होने वाले हैं? आप स्वस्थ बहस करना नहीं चाहती, केवल चीखना चिल्लाना, आप चीखते चिल्लाते ही दिखाई देंगे। दिनेश जी, गरिमा जी, मैं जय सिंह रावत का जवाब ले रहा हूँ, आप लोग की आवाज कम करके, समय नहीं है। आपने एंकर को बोलने रावत जी, बोलिए बोलिए रावत जी। आप बताइए ना, राहुल गांधी के खिलाफ आज ही समाचार पत्रों में आया, चैनल पे आया है कि वो किस प्रकार से जमीन घोटाले में पूरा गांधी परिवार सदा हुआ है। उसके लिए आपके पास क्या जवाब है? आप चौकीदार चोर बोलते हैं, आप पूरा गांधी परिवार चोर है। पूरा गांधी परिवार को जिस प्रकार से चोरी के साथ पकड़ा गया है, आपको आवाज नहीं, आरोप तो आप लगा रहे हैं, आरोप आप लगा रहे हैं। प्लीज गरिमा और विनय जी की आवाज को कम कीजिए। हाँ बोलिए, इनकी आवाज को बंद कीजिए। जय सिंह रावत जी, जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड है। क्या मुद्दे पहाड़ के हैं सवाल आपका है इस चुनाव में? देश समझ रहा है इन बातों को, और देश आने वाले चुनाव में आपको इसका करारा जवाब देने वाला है। देखिए अजय, मुद्दे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो असली मुद्दे हैं बाहर में, जो आपका पलायन हो रहा है, आपका चिकित्सा स्वास्थ्य की बहुत दुर्दशा है, आप स्कूलों में अभी आज भी मास्टर नहीं है, सारे पहाड़ पर कर्मचारी जाना नहीं चाहता है, वो सारे मुद्दे तो हैं। महंगाई है सभी जगह है, बेरोजगारी सभी जगह है, लेकिन आज जो है असली मुद्दे तो पीछे अब राष्ट्रवाद का पहले ले आते हैं। चुनावी मुद्दे होंगे, चुनावी मुद्दे तो ये बीजेपी के पास तो है ही है, अपना राष्ट्रवाद शुरू करेंगे, आपका एयर स्ट्राइक की बात होगी, आपका उनके पास स्वच्छ मिशन है, उनके पास किसानों वाला है, उनके पास सवर्ण आरक्षण, उनके पास मुद्दे हैं, लेकिन उनके खिलाफ जितने मुद्दे हैं, जैसे नोटबंदी का बिना रिजर्वेशन की परमिशन के नोटबंदी कर दी। जी बिल्कुल, तो देखना होगा कि ये इनमें से मुद्दे कौन से होते हैं और इन मुद्दों को लेकर के वो कौन कौन से चेहरे होते हैं जिनको दोनों पार्टियां मैदान में ला पाती हैं। फिलहाल तो उन चेहरों को लेकर के बड़ी जद्दोजहद है दोनों तरफ। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। यहां जारी है खबरों का सिलसिला और कुछ ही पलों में मैं गया था राजनीतिक मिजाज टटोलने के लिए बदायूं, जहां मोदी की लहर में भी टिका रहा था समाजवाद। देखिए क्या कहता है वोटर कुछ ही पलों बाद।